डे 2 पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर मोशन। ठीक है, और मोशन में हमारे पास में दो चैप्टर्स हैं, एक 1D मोशन है, एक 2D मोशन है। ठीक है, 1D मोशन से प्योर क्वेश्चन भी मिलता है हमको एग्जाम में, और एक हाइब्रिड क्वेश्चन भी मिल सकता है। प्योर क्वेश्चन मतलब वो प्योरली 1D पे ही बेस्ड होगा, हाइब्रिड मतलब उसमें किसी और चैप्टर के कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे या किसी और चैप्टर में 1D के कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे। इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें जो जो भी फॉर्मूला हमको काम आने वाला है, पहले वो फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसकी कुछ 30 से 40 एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में या पेपर में हमको आई हुई है, वो सारी हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का बेसिक नॉलेज आपको होना ही चाहिए। पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, इसे कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगी वो होती है डिस्प्लेसमेंट। और एक बात और ऐसे समझ लीजिए कि जो डिस्टेंस होती है उसको किसी भी शेप में मेजर किया जा सकता है, जैसे ऐसे मेजर किया जा सकता है। बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये मैंने डिस्टेंस ही लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसे केवल और केवल स्ट्रेट लाइन में मेजर किया जाता है। ऐसा स्ट्रेट लाइन में मेजर किया जाता है। यहाँ पर अगर ए और बी पॉइंट है तो ऐसे ये पूरी एक्चुअल पाथ लेंथ ली जाती है, और ये जो है ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होते हैं। अगर यहाँ इसमें मुझे डिस्प्लेसमेंट मेजर करना हो तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ इसको। ये डिस्प्लेसमेंट जो रेड लाइन में आपको दिख रहा है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है बी का। स्पीड सिंपल फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी के लिए वो भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ये फर्क होता है कि एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। ये बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। स्पीड हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के कुछ फॉर्मूला हैं, वो आपको देखना है कहाँ कहाँ यूज करना है आपको। एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस, मतलब d1 प्लस d2 प्लस d3 अप टू dn अपॉन टोटल टाइम, t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। ये और इस फॉर्मूले को ही यूज करके हमने कुछ शॉर्ट फॉर्मूलाज भी यूज किए हैं जो हम बना लेते हैं और फिर बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करते हैं। अगर एवरेज स्पीड में केवल आपको स्पीड्स दी हो तो आप कैसे यूज करेंगे? तो अगर आपको स्पीड सपोज दी है v1 v2 v3, तो आप कैसा यूज कर सकते हैं? v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn अपॉन n। लेकिन ये खास कंडीशन में ही यूज किया जाता है। ये भी एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला है, वी एवरेज, एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला है, लेकिन ये खास कंडीशन में यूज किया जाता है। क्या है वो खास कंडीशन? वो खास कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। वो खास कंडीशन है कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल दिया हो, इक्वल टाइम इंटरवल ये अगर आपको दिया है तो ही आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इक्वल टाइम इंटरवल कैसे? हाफ टाइम के लिए तो इस स्पीड से चली, फिर अगले हाफ टाइम के लिए इतनी स्पीड से चली, 10 मिनट से इस स्पीड से चली, नेक्स्ट 10 मिनट से इस स्पीड से चली, ऐसा। तो आप ऐसे केस में इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ये इक्वल टाइम इंटरवल के लिए। इसी तरह से अगर इक्वल डिस्टेंस दी हो तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये फॉर्मूला है इक्वल डिस्टेंस के लिए, कि हाफ डिस्टेंस इंदौर से भोपाल गया, भोपाल से वापस इंदौर आया, या आगरा टू मुंबई,
मुंबई टू आगरा, ये सब इक्वल डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं। तो इक्वल डिस्टेंस अगर चलता है तो आप एवरेज स्पीड को इस तरह से फाइंड कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, एवरेज स्पीड के बाद, अच्छा अगर मान लो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम नहीं दिया हो तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर हमारे पास सिंपल सी बात है, कौन सा फॉर्मूला है? d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन dn, ये हमारा फॉर्मूला है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड, दोनों बात कर सकते हैं हम। इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी ये होती है v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। कैलकुलस फॉर्म में जो वेलोसिटी हमें मिलती है वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें क्या मिलता है आपको? इसमें t के टर्म में आपको x की इक्वेशन मिलती है। जैसे एग्जांपल x इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 2t ऐसा मिला, और फिर आपसे कहा जाता है कि स्पीड फाइंड कीजिए t इक्वल टू n सेकंड पे, nth सेकंड पे या n सेकंड पे आप फाइंड कीजिए। तो आपको पहले डिफरेंशिएशन करना होता है v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी से, उसके बाद में t की वैल्यू n सेकंड रख देना होती है। ये होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन भी होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। किसी टाइम पे एक्सिलरेशन कितना है वो इससे फाइंड किया जा सकता है। यहाँ v की इक्वेशन t के टर्म में मिलेगी आपको, जैसे यहाँ x की मिल रही है, बिल्कुल वैसे ही। इसके बाद आता है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड में हमें दो ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट या तो एक दूसरे के डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर चल रहे होते हैं, या एंटी पैरेलल टू ईच अदर चल रहे होते हैं। मतलब अगर मान लो ये एक ए बॉडी है और ये एक बी बॉडी है, तो ये या तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे अलग अलग स्पीड से, या फिर हो सकता है कि बी की डायरेक्शन ए की टूवर्ड्स हो, ऐसा। तो ऐसे केस में जो v रिलेटिव होती है वो क्या होती है? वो होती है वी ए माइनस वी बी। ठीक है, और अगर आपने v ये b की डायरेक्शन चेंज कर दी तो b का साइन भी चेंज हो जाएगा। सो वी ए प्लस वी बी, सो सेम डायरेक्शन के लिए हो गया वी ए माइनस वी बी, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए हो गया वी ए प्लस वी बी। क्लियर है ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूले रिलेटिव वेलोसिटी के, एक में आप सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक में आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्राफ से हम कैसे, इक्वेशन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन को पहले देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं क्या होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमें 9th क्लास में हमने पढ़ी होगी। इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, तीन इक्वेशन है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन है। एक और इक्वेशन है जो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताती है, s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। n जो है वो nth सेकंड है। अगर आपसे कहा 7th सेकंड में कितनी चली है तो आप n की वैल्यू 7 रख दीजिए। a क्या है? a एक्सिलरेशन है। तो एक्सिलरेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्सिलरेशन क्या होता है? जनरली हम दो तरह के मोशन पढ़ते हैं। कौन कौन से दो मोशन है? एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन जो है उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है। यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो कितना होता है? 0। इसका क्या मतलब होगा?
कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलना। ये सब 1D मोशन में बात चल रहा है, ये सारी बात 1D मोशन में चल रही है, 2D में कुछ बातें बदल जाती है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है ये, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है जिस वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया था उसी वेलोसिटी से वो हमेशा चलती रहेगी। इनिशियल स्पीड इक्वल टू फाइनल स्पीड, या इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। अगर ये v इनिशियल और ये v फाइनल, ये दोनों ही सेम रहेगी। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कह देते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन है जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी है, इनिशियल और फाइनल दोनों। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से बताएंगे और फाइनल वेलोसिटी को v से। ठीक है, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर, इस इक्वेशन में हमने u इनिशियल वेलोसिटी लिया है और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी लिया है। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें वेलोसिटी या स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सिलरेशन हमेशा ही नॉन जीरो रहेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहेगी, मतलब वेरिएबल रहेगी जो वेरी करेगी। वेरिएबल स्पीड या वेलोसिटी हम कह सकते हैं, ठीक है। और वी आई इज नॉट इक्वल टू वी एफ, ऐसा हम कह सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। ये होता है 1D मोशन में क्लासिफिकेशन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। और एक्सेलरेशन आप समझ ही गए। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? जो स्पीड को चेंज कर सकता है, जो वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। एजेंट विच कैन चेंज द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जो वेलोसिटी को चेंज कर सकता है उसे एक्सेलरेशन कहा जाता है। एक्सेलरेशन बना कैसे है? एक्सेलरेशन बना है dv बाई dt से, ठीक है। ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए यूज किया जाता है, dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंज कर दे उसे एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो इन तीनों इक्वेशन में या चारों इक्वेशन में एक्सेलरेशन हमने यूज किया है। तो ये चारों इक्वेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन डिपेंडेंट होती है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या कंडीशन है इन चारों इक्वेशन के लिए? ये चारों इक्वेशन केवल तब लगाई जा सकती है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ही ये चारों इक्वेशन लगेगी, अदरवाइज इन चारों इक्वेशन को बार बार रिपीट करना पड़ेगा आपको। हर एक्सेलरेशन की वैल्यू पे इसे रिपीट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं हम कि ग्राफिकल मेथड यूज करके और हम 1D मोशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। कैसे? कौन कौन से ग्राफ हम लोग यूज करने वाले? सबसे पहले हम ग्राफ यूज करते हैं। पहला ग्राफ है XT ग्राफ, मतलब डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, या पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं इसको। ये फर्स्ट हम यूज करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। यहाँ हमने पोजीशन x ले ली और यहाँ हमने टाइम t ले लिया। सो ध्यान रखिए, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दिया है तो जो स्लोप होता है थीटा, ये जो स्लोप होता है, इस स्लोप से आपको मिलती है वेलोसिटी। स्लोप आपको क्या देगा? स्लोप देगा आपको वेलोसिटी। क्लियर है? स्लोप से आपको मिली वेलोसिटी। स्लोप होता क्या है? स्लोप होता है टेन थीटा। ये टेन थीटा आपको देता है वेलोसिटी। क्लियर है? टेन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी। कैसे? सपोज ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, तो आप वेलोसिटी कह सकते हो v इज इक्वल टू डायरेक्टली टेन 30, मतलब टेन 30 कितना होता है? 1/√3। सो आपकी जो भी यूनिट है मीटर पर सेकेंड सपोज, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/√3 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें देता है, इसका एक्सटी स्लोप पोजीशन टाइम स्लोप जो है वो हमें देता है वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा ग्राफ आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखते हैं क्या मिलता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमको देता है
एक्सिलरेशन। वेलोसिटी ये इस तरफ वेलोसिटी है, इस तरफ टाइम है, और ये हमारा स्लोप हो गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप हमें देगा क्या? एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन ए। और वही बात टेन थीटा इज इक्वल टू ए। ये ए फॉर एक्सिलरेशन है। क्लियर है? तो ये स्लोप हमें एक्सिलरेशन देता है। अब अगर वीटी ग्राफ का एरिया फाइंड किया जाए तो क्या मिलेगा वो देखते हैं। एक हमने वीटी ग्राफ बना लिया, और सपोज ये हमने एक यहाँ पर इस तरह का शेप देखा, ये ट्रायंगुलर शेप देखा, ऐसा हमने इस तरह का शेप देखा। तो इसका एरिया हमें क्या देगा? वेलोसिटी टाइम। इस तरह का हमें कोई शेप मिल गया, तो इसका एरिया फाइंड करने का तरीका क्या है? पहले तो ये देखो कि ये तो एक ट्रायंगल मिल गया, तो ये एरिया 1 हो गया। उसके बाद ये एक ट्रायंगल हो गया, तो ये एरिया 2 हो गया। और ये एक रेक्टेंगल हमें मिला, तो ये एरिया 3 हो गया। और इन तीनों का एरिया अगर ऐड कर दो तो आपको टोटल एरिया मिलेगा ए इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। ये टोटल एरिया। और क्या देने वाला है ये एरिया? सो सुनिए, वी टी ग्राफ का जो एरिया होता है वो एरिया हमको ये हमको देगा डिस्प्लेसमेंट। हमको मिलेगा इससे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वीटी ग्राफ का जो एरिया है उससे हमको क्या मिलने वाला है? डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। और डिस्टेंस भी मिल सकता है। डिस्टेंस किस केस में मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस कैसे मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आता है एटी ग्राफ। एटी ग्राफ मतलब जिसमें एक्सेलरेशन और टाइम आएगा। तो यहाँ इस एक्सिस पे एक्सेलरेशन ले लेते हैं, इस एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं, और इसमें भी वही केस है। क्या निकालना है हमको? इसमें भी हमको निकालना है एरिया। तो सपोज ये हमारे पास में ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो उसका एरिया आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये एक आपका ट्रायंगल हो गया और इधर एक स्क्वायर या रेक्टेंगल हो गया। सो 1 एंड 2 ये दोनों आप ऐड करोगे, 1 और 2 दोनों आप ऐड करोगे, और इससे आपको टोटल एरिया मिल जाएगा ए इज इक्वल टू A1 प्लस A2। और ये जो एरिया है ये आपको देने वाला है यहाँ पर वेलोसिटी। तो एटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें देता है एवरेज वेलोसिटी। इससे हमें मिलती है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सिलरेशन देता है, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, और वीटी एटी ग्राफ का एरिया वेलोसिटी देता है। ठीक है, स्लोप इसको याद ऐसे रखा जाता है कि अगर स्लोप मतलब आप अगर ऐसे असेंडिंग जा रहे हो तो स्लोप पे, तो आप किधर जाओगे? ऊपर की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कौन आता है? वेलोसिटी। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट के स्लोप पे जाओगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी के स्लोप पे जाओगे मतलब ऊपर की तरफ जाओगे तो वेलोसिटी के ऊपर कौन मिलता है? एक्सिलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सिलरेशन, ये मिल गया। और एरिया में जो मिला है उसका जस्ट उल्टा आपको अगर याद रहेगा, तो एरिया से हमको वेलोसिटी का एरिया देखोगे तो ऊपर जाने पे तो एक्सिलरेशन मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका अपोजिट हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और एरिया एक्सिलरेशन से ऊपर जाने पे तो कोई क्वांटिटी बनती नहीं है, इसलिए इसमें हमें नीचे ही जाना पड़ेगा और वेलोसिटी मिल जाएगी हमें। ठीक है, सो ये ग्राफिकल मेथड से, इन ग्राफिकल मेथड से बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आगे हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पे। अब फोर्थ सेक्शन इसका आता है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी जो है उसमें दो मोशन हो सकते हैं। एक मोशन हो सकता है अपवर्ड
मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, और एक मोशन हो सकता है जिसमें आपने उसको डाउनवर्ड थ्रो किया है, ऊपर पहुंच गया है ऑब्जेक्ट और अब आप उसको डाउनवर्ड पहुंचा रहे हैं। तो ये मोशन हुआ हमारा अपवर्ड और ये वाला मोशन हमारा हुआ डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड, दोनों ही केस में आपको एक्सिलरेशन जो होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी मिलने वाला है। मतलब क्या मिलने वाला है, जी के कारण एक्सिलरेशन मिलने वाला है। तो कौन कौन सी चीजें मिलेगी और कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी है। नंबर 1, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 0। अब चाहे वो इनिशियल हो या फाइनल, वेलोसिटी 0 होती है। एक्सिलरेशन हमेशा ही कितना होता है, जी, और जी की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 9.8। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखिए, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी और एक्सिलरेशन हमेशा ही कितना होगा, 9.8। जब आप अपवर्ड जाएंगे तो एक्सिलरेशन आपका अपोज करेगा, मतलब माइनस जी होगा, और जब आप डाउनवर्ड जाएंगे तो एक्सेलरेशन आपका सपोर्ट करेगा, मतलब प्लस जी होगा। सो इक्वेशन बना लेते हैं, तीनों इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो v टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल टू u माइनस जी टी। तो आपको मिला u इक्वल टू जी टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन इसी तरह से आपकी बनेगी। सेकेंड इक्वेशन आपकी बनती है h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और जो थर्ड इक्वेशन है वो बनती है u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ये तीन इक्वेशंस आपकी बनने वाली है। ठीक है, इनको पॉइंट्स में फर्स्ट एंड सेकंड दे देते, ये रिमेंबर पॉइंट्स है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। डाउनवर्ड मोशन में क्या होने वाला है, डाउनवर्ड मोशन में फर्स्ट जो इक्वेशन है वो बनेगी v इक्वल टू जी टी, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ठीक है, और इन दोनों ही में आप सेकंड इक्वेशन देखिए बिल्कुल मैच कर रही है, इसलिए सेकंड इक्वेशन से आप टाइम भी अगर फाइंड करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला याद रखिए, 2h अपॉन जी, t इज इक्वल टू 2h अपॉन जी। इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, इसमें आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के क्वेश्चन मिलेंगे। ये हमारा मोशन इन 1D के ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलेज हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर कोई और इम्पोर्टेंट फार्मूला या हाइब्रिड फार्मूलाज होंगे तो वो हम आगे क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे।